स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। जैसा कि हमारा अध्याय नंबर 1 चल रहा है जनसंख्या। इसमें हम पढ़ चुके हैं जनसंख्या क्या होती है, उसकी परिभाषा, और उसके साथ साथ थोड़ा हम जनसंख्या का इतिहास भी पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ जनसंख्या वितरण भी पढ़ चुके हैं। जो आज का हमारा जो अगला टॉपिक होगा, उससे पहले इसमें एक और टॉपिक है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, जनसंख्या का घनत्व। हम इसको बच्चों पढ़ेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उसमें घनत्व भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ साक्षरता, लिंगानुपात, ये सब उसमें पढ़ेंगे। तो जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वह है जनसंख्या वृद्धि। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या की वृद्धि। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अब यहाँ कहने का जो आशय है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो में जनसंख्या का इतिहास बताया था, उसमें वर्ष 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमित और क्रमबद्ध रूप से जनगणना होना शुरू हो गया था। यानी यहाँ पर जो कहने का आशय है, दो समय बिंदुओं के बीच यानी दो समय अंतरालों के बीच जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। यानी हर दशकीय वर्ष में जनगणना होना शुरू हो गया था। अब इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। सपोज दैट वर्ष 2001 में जो भारत की कुल जनसंख्या थी वो 102 करोड़ थी, और उसके 10 वर्ष बाद 2011 में यानी अभी वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या है वो है 121 करोड़। यानी इन दोनों के बीच जो समय का अंतराल आया 19% है। यानी 121 में से हमने 102 को अगर हम माइनस करेंगे तो यानी 19% जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसी को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं बच्चों, यहाँ से ध्यान रखिएगा कौन कौन से घटक है। पहला हो गया नेचुरल, और दूसरा हो गया अभिप्रेरित। ठीक हो गया, अभिप्रेरित और नेचुरल यानी प्राकृतिक। जो प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में वृद्धि होती है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को आंका जाता है। यानी प्राकृतिक रूप से जो जन्म दर में वृद्धि भी होती है, जन्म दर यानी जन्म दर क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है और जन्म दर ऋणात्मक भी हो सकता है। ऐसे ही जो हमारी जनसंख्या भी धनात्मक और जनसंख्या भी ऋणात्मक होती है। इस तरह की जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। इसमें नेक्स्ट हो गया अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए। अब नेक्स्ट है जो अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती तथा बहिर्वर्ती संचलन में प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यानी अब इसका मतलब क्या है, जो अभिप्रेरित है अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। यानी लोग वहाँ से आ रहे हैं और कहीं से जा रहे हैं, यानी कहाँ लोगों का कहीं से आना और लोगों का कहीं को जाना, इस तरह की जो प्रवृत्ति, यानी लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं, इस तरह का जो प्रवृत्ति होती है, इस तरह का जो निर्धारित किया जाता है उसे कहते हैं अभिप्रेरित जनसंख्या। अब इसमें नेक्स्ट क्या है बच्चों, भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं। यानी जो भारत की जनसंख्या में दोनों दशकीय दर हर 10 वर्ष बाद जो जनसंख्या की गणना की जा रही और प्रत्येक वर्ष में जो जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर हो रही है, दोनों में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। भारत की जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है। यानी हर वर्ष भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि दर हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो 1.64% बढ़ रही है। फिर विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या वृद्धि यानी एक शताब्दी यानी 100 वर्ष बाद जो जनसंख्या वृद्धि है वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण ही हुई है। जो वार्षिक जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, और वर्ष में कितने माइग्रेशन हो रहे हैं, कितने प्रवास हो रहे हैं, उसके माध्यम से जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है। इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रवस्था को पहचाना गया है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि कितनी प्रवस्था है, यानी कितने स्टेट हैं, और उन स्टेटों में, उन अवस्था में भारत की जनसंख्या में क्या क्या रहा, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा बच्चों, प्रावस्था को यानी स्टेट नंबर 1, इसमें क्या हुआ इसको पढ़ लेते हैं।
वर्ष 1901 से 1921 की अवधि, यानी यहाँ पर कुल कितने वर्ष हो गए? 1901 से 1921 यानी 20 वर्ष। भारत की जनसंख्या की वृद्धि रुद्र अथवा अस्थिर प्रवस्था कहा जाता है, यानी यहाँ पर जनसंख्या बहुत बढ़ भी रही है, उसके साथ कम भी हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा और पढ़ते हैं। क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 1921 से 11 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई, और उसके बाद कह रहे हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, यानी लोगों का जन्म भी ज़्यादा हो रहा था और लोगों की मृत्यु भी ज़्यादा हो रही थी। उसके साथ साथ भी ये जनसंख्या ऋणात्मक थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इस अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बिल्कुल नहीं थी। अत्यधिक लोगों की निरक्षरता थी, यानी लोग लिखे पढ़े नहीं थे। भोजन अन्य आधारभूत आवश्यकता के अपर्याप्त वितरण था। इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म दर और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थे। यानी जो कहने का पूरा आश्रय है, इस अवस्था में क्या हुआ, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जनसंख्या में उतनी गिरावट भी आ रहे हैं। जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने लोगों की मृत्यु हो रही है। अब मृत्यु होने का मुख्य कारण क्या है? चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होना, कुपोषण संबंधी समस्या होना, अकाल संबंधी समस्या होना, युद्ध संबंधी समस्या होना। इन सारी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर क्या हो गया, जन्म दर बढ़ने के साथ साथ उसमें उतनी ही गिरावट भी आ रही है। ये था हमारा पहला स्टेट वर्ष 1901 से 1921 की अवधि के बीच। अब सेकंड स्टेट क्या बच्चों, उसको भी पढ़ते हैं। सेकंड स्टेट है 1921 से लेकर 1951 तक, यानी यहाँ पर अब है हमारे कुल 30 वर्ष। इससे पहले 20 वर्ष की बात थी, अब है 30 वर्ष है। 30 वर्ष में क्या हो रहा है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। 1921 से 51 के दशकों की जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में माना जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जनसंख्या क्या थोड़ी स्थिर हो रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन उसके साथ स्थिर भी हो रही है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों में मृत्यु दर को नीचे ला दिया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ भी रही है लेकिन उसमें कंट्रोल भी आ रहा है। कंट्रोल आने का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अत्यधिक मात्रा में विकास होना। उसके साथ नीचे थोड़ा और पढ़ लेते हैं। साथ ही बेहतर परिवहन और संचार तंत्र के वितरण प्रणाली में सुधार आया, और धीरे धीरे क्या है, यहाँ परिवहन ट्रांसपोर्टेशन और संचार तंत्र का भी क्या हुआ, यहाँ पर सुधार आया। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे पिछली प्रवस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी तथा द्वितीय विश्व युद्ध की प्रविष्टि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली रही। यानी यहाँ पर जो जन्म दर काफ़ी ऊंचा हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, जो इससे पहले आपने पढ़ा, विभिन्न तरह की महामारी पढ़ी आपने, अकाल पढ़ा, कुपोषण पढ़ा, और उसके साथ साथ चिकित्सा संबंधी असुविधाएँ पढ़ी। यानी 1921 से 1951 की अवस्था में धीरे धीरे ये सुविधाएं काफ़ी ऊंची होने लगी, महामारियां कम होने लगी, अकाल संबंधी समस्या कम होने लगी, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उसमें काफ़ी सुधार आने लगा, जिसके कारण कि क्या हुआ, जन्म दर ज़्यादा हो रहे हैं, उसके साथ साथ मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। और फिर नीचे है बच्चों एक और इसका पॉइंट है, 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली रही। यानी जो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसी स्टेट के जब ये स्टेट चल रही थी, जब ये प्रवस्था चल रही थी, इसी स्टेट के समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। वो हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच। इसके माध्यम से भी यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव हुआ, ये कहने का आश्रय है जनसंख्या में। ये थी हमारी तीसरी स्टेट। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट जो स्टेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा ये वाली स्टेट पूछी भी जाती है। ये है स्टेट नंबर 3, 1951 से 1981 के बीच। इसमें काफ़ी तीव्र ऊंची वृद्धि दर वाला चरण है। इसमें क्या हो, जनसंख्या काफ़ी बढ़ी, इसलिए इसको कहा जाता है जनसंख्या का महाविस्फोटक स्टेट। जनसंख्या का महाविस्फोटक जो अवस्था है वह कौन सी, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, वह है वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 1981 के बीच। यहाँ भी जो हमारे कुल वर्ष हुए, कम से कम यहाँ 30 वर्ष की बात हो रही है। अब थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं, क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ी और इस स्टेट में क्या क्या चीज़ें हुई।
1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। जैसे कि अभी आपको मैंने समझाया था, यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। यानी यहाँ पर क्या है, मृत्यु में तीव्र ह्रास हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं काफ़ी उच्च कोटि की होने लगी। इस वजह से क्या हुआ, जो मृत्यु दर में है उसमें कमी आने लगी, बहुत ही ह्रास होने लगा, यानी बहुत ही कम होने लगी यहाँ पर मृत्यु दर। और उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ, यानी अगर मृत्यु दर कम हो रही है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर क्या, लोगों की जनसंख्या में ऑटोमेटिक क्या बढ़ोतरी आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर उच्च प्रजनन काफ़ी हुआ। औसत वृद्धि दर 2.2% तक ऊँची रही, यानी जो औसत जो वार्षिक वृद्धि दर रहा वर्ष में वो रहा 2.2%। फिर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत योजना प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी जो हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, इसी अवधि के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों का आरंभ हुआ। यानी यहाँ पर प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना हो चुकी थी, जिसे हम वर्तमान में नीति आयोग कह रहे हैं। वही पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में हम उसे कहते हैं नीति आयोग। उससे क्या हुआ कि जो हमारी आर्थिक वृद्धि थी उसमें काफ़ी विकास आया। फिर इसमें अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार निश्चित हुआ, क्योंकि इस अवस्था में फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कहीं रोजगार के साधन भी मिलने लग गए थे और उसके साथ साथ कहीं क्रांतियाँ भी इसी कार्यकाल में, जो इस व्यवस्था है इसी के कार्यकाल में हुई। जैसे हरित क्रांति हो गई थी 1967 में, जिसके जो प्रमुख प्रतिपादक थे एस स्वामीनाथन। उसके साथ साथ श्वेत क्रांति हो गई थी, जो हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं उत्पादन के लिए या हमारे खाद्यान्न उत्पादन के लिए जानी जाती है। जो श्वेत क्रांति है जिसे हम दुग्ध क्रांति कहते हैं, इसी के प्रवस्था के काल में हुई। इसलिए इस वजह से क्या हुआ, इसमें आर्थिक सुधार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और उसके साथ साथ क्या लोगों को काफ़ी रोजगार यहाँ पर प्राप्त होने लगा इसी कार्य में, इसी प्रवस्था में। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि दर उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। अब ये कैसा प्राकृतिक रूप से अभी देखेंगे। इन सबके अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और वहाँ तक के पाकिस्तान से आने वाले लोगों में भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। अब जो आपको मैं समझा रहा था, जो पहले मैंने आपको कहा था कि इस स्टेट को जनसंख्या का महाविस्फोटक चरण कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा अभी आपने यहाँ नीचे पढ़ा, इस अवस्था में क्या हुआ, तिब्बती, बांग्लादेश, नेपाली, पाकिस्तान से काफ़ी लोगों का क्या माइग्रेशन या प्रवास या शरणार्थी के रूप में वो भारत आने लगे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इनके यहाँ भारत पहुँचने से, इनके यहाँ भारत में निवास स्थान बनाने से, इनके यहाँ भारत में रहने से क्या हुआ, भारत की जो जनसंख्या हुई उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। वो कैसे, जैसे वर्ष 1971 में जो हमारा बांग्लादेश, अब वर्ष 1971 में जो बांग्लादेश था उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जैसे 1971 में बांग्लादेश को जो हमारी 1971 में देश की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। बांग्लादेश को जैसा आज़ाद कराया तो उसमें क्या हुआ, 1971 में तो बांग्लादेश की स्थापना होगी, वो अलग से देश बन गया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो अगला भाग था उसको क्या पूर्वी पाकिस्तान में मिला दिया, जिससे आज वर्तमान में पाकिस्तान कह रहे हैं। वो पहले क्या था, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था पहले उसे। उसको क्या किया, जैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज़ाद कराया तो वो पाकिस्तान अलग बन गया और बांग्लादेश अलग हो गया। और उसमें से क्या हुआ कि लगभग 80 लाख शरणार्थी, 80 लाख लोग सब भारत में प्रवास के लिए आ गए थे उसी समय, यानी लगभग 80 लाख लोग भारत में आ गए थे। इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत ही अधिक जनसंख्या हो चुकी थी भारत में। इस कारण से भी इसको कहा जाता था जनसंख्या का महाविस्फोटक चरण। एक ये रीजन भी है और दूसरा रीजन है यहाँ पर सामाजिक आर्थिक विकास की परियोजना काफ़ी तीव्र हो गई थी और स्वास्थ्य सुधार में काफ़ी प्रचार प्रसार हो गया था। और हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी जो क्रांति वो काफ़ी प्रचलित हुई
और यहाँ पर अकाल कुपोषण जैसी समस्या बहुत कम हो गई थी। इसी कारण इस अवस्था में जनसंख्या का काफ़ी बढ़ोतरी हो, इसलिए इसे कहा जाता था जनसंख्या का महाविस्फोटक चरण। ये था 1951 से 1981 के बीच का जनसंख्या का थर्ड स्टेट। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं इसमें लास्ट स्टेट। अब इसमें है बच्चों, अब है लास्ट अवस्था। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। अब क्या होगा, 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या में वृद्धि, यानी जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उसके साथ धीरे धीरे जनसंख्या की गति में मंद स्थिरता भी हो रही है, यानी जनसंख्या मंद हो रही है। इसके कई रीजन है। इसके रीजन है, पहला जैसे महिला शिक्षा का आगे बढ़ना और शिक्षा का प्रसार होना और उच्च जीवन स्तर होना, जिसमें हो गया जीवन प्रत्याशा जो है यहाँ पर काफ़ी उच्च लेवल की हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या में काफ़ी स्थिरता आ रही है। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुआ। यानी फिर यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी स्त्री शिक्षा थी वो भी काफ़ी प्रभावित हुई, उसका प्रसार होने लगा, जिसके कारण लोग शिक्षित हुए। शिक्षित होने के साथ साथ यहाँ पर जनसंख्या स्थिति में काफ़ी रोक लगी। यानी जनसंख्या स्थिति में क्या होगी, काफ़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक यहाँ पर लोगों ने समझदारी का यहाँ पर काम दिखाया, क्योंकि यहाँ पर उस समय भारत सरकार की एक नीति भी चली थी, छोटा परिवार सुखी परिवार जैसी संकल्पना लोकप्रिय होने लगी थी। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आने लगी थी। यही कारण था, जनसंख्या स्थिर होगी, यानी रुक गई, ना ज़्यादा बढ़ रही थी ना ज़्यादा कम हो रही थी। और इसमें क्या है, इसके बाद देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श कर देगी। यानी जो विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि जो भारत की जो जनसंख्या है 2025 तक क्या हो जाएगा, 135 करोड़। तो यह था हमारा चौथी अवस्था, उच्च वृद्धि परंतु मंद होने स्पष्ट संकेत, वर्ष 1981 के बाद। इसमें क्या हुआ था, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चौथी अवस्था है इसमें जनसंख्या स्थिर क्यों हुई। इसमें कई कारण है। पहला कारण आप बता सकते हो उच्च जीवन प्रत्याशा, और दूसरा कारण शिक्षा का प्रसार, विशेष रूप से महिला शिक्षा। फिर उसके बाद नगरीय जीवन पद्धति में काफ़ी सुधार होने लगा, रोजगार में द्वितीय तृतीय क्षेत्र में योगदान में वृद्धि हुई। इसी कार्य में इसी प्रवस्था में क्या हुआ, रोजगार में काफ़ी जो हमारा द्वितीय सेक्टर है औद्योगिकरण, तृतीय सेक्टर है सेवा क्षेत्र, उसमें काफ़ी योगदान हुआ। और इसी प्रकार समाज में छोटा परिवार सुखी परिवार जैसी संकल्पना लोकप्रिय होने लगी, और इसलिए वर्ष 1981 के बाद घटती दर में बढ़ोतरी होती रही। जनसंख्या की जो घटती दर है उसमें बढ़ोतरी होती रही। तो बच्चों, ये था हमारा जनसंख्या वृद्धि दर। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। थैंक यू बच्चों।